नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो देहरादून से है। सरकार ने प्रदेश में एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। अब 8 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान थोड़ी ढील दी गई है। 1 जून और 5 जून को राशन की दुकानें खुलेंगी जो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं इस हफ्ते कोरोना कर्फ्यू में बुक और स्टेशनरी शॉप को लेकर भी अपडेट सामने आया है। इसमें भी राहत दी गई है, 1 जून से दुकानें खुल सकेंगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 8 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हालांकि 1 जून और 5 जून को राशन की दुकानें खुलेंगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक की टाइमिंग तय की गई है। 1 जून से बुक और स्टेशनरी शॉप भी खुल पाएंगी। बड़ी खबर उत्तराखंड से हम आपको बता रहे हैं, एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया गया है। पहले से इस बात के संकेत मिल रहे थे कि फिलहाल सरकार अभी ढील देने के मूड में नहीं है, लिहाजा वही हुआ। एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ा दिया गया है। राज्य में कोविड कर्फ्यू के 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। केसेस में कमी आई है, डेथ के आंकड़े थोड़े कम हुए। मेरे साथ सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल है, उनसे जानते हैं कि 1 जून से क्या होगा। सर देखिए, सरकार ने निर्णय लिया काफ़ी चर्चा के बाद कि ये चौथा फेज 1 जून से 8 जून तक का, इस पर भी कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा, जिसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिए हैं। मसलन जो दुकानें हफ्ते में 1 दिन खुलती थी, इस बार 1 तारीख और 5 तारीख को 2 दिन 8 बजे से 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। परचून की और जो जनरल स्टोर्स की बात थी, और बाकी ये शेष चीज़ यथावत रहेंगे। साथ में 1 दिन के लिए 1 तारीख जून को जो स्टेशनरी और किताबों की दुकान है उनको भी खोलने का इसमें निर्णय लिया गया। बाकी सारी शर्तें यथावत रहेंगी। यूपी में कई डिस्ट्रिक्ट जहां 600 से कम केसेस है, यूपी ने ओपन कर दिया और हमारे बॉर्डर से यूपी के डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। वो चिंता हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की रहेगी। देखिए, हमारे यहाँ तो आज भी है कि बिना RT-PCR के उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट के बिना उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमारे यहाँ बॉर्डर में चौकस रहना पड़ेगा और इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीरता से देखना पड़ेगा, ताकि उत्तर प्रदेश से संक्रमण हमारे राज्य में ना आ जाए। एक चिंता भी है कि कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ एक्टिव केसेस 1000 से ज्यादा है। हम कब मानेंगे कि हम रिलैक्स होने की तरफ बढ़ रहे हैं या हम छूट देने की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, आपने देखा कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद 10,000 की संख्या आकर के आज 1,500 पे आ गई है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 3 अंकों में आएगी। और उसके बाद अगर कुछ जनपदों में स्थिति बहुत अच्छी रही तो सरकार उस पर विचार करेगी, कुछ जनपदों में सामान्य प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। इनका साफ तौर पे कहना है कि 1 तारीख से 8 जून तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 1 तारीख और 5 तारीख को दुकानें खुलेंगी, जिसमें परचून की दुकानें हैं उनका टाइमिंग 8 बजे से लेके 1 बजे तक का होगा। इसके अलावा 1 तारीख को स्टेशनरी की शॉप्स, ताकि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको वो किताब कॉपी वहां पर खरीद सके, उनको दिक्कतें ना आए, उनके पेरेंट्स को दिक्कतें ना आए, इसको देखते हुए ये फैसले लिए गए। पर कुल मिलाकर बड़ी खबर ये कि एक बार फिर चौथे हफ्ते के लिए उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया। कैमरे से राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। दीपांकर, इस नए कोरोना कर्फ्यू में कुछ बदल रहा है या सब कुछ पहले जैसा रहेगा? खास तौर पे इस बार जो खास बात रहेगी वो ये रहेगी अमित की 1 घंटे की टाइमिंग बढ़ाई गई है। जो पिछले वीक तक मार्केट राशन की दुकानें सिर्फ 1 दिन हफ्ते में खुल रही थी, उन दिनों को 2 दिन कर दिया गया है। इस बार 1 तारीख और 5 तारीख को खुलेंगी। एक बात, दूसरी बात, ये टाइमिंग पहले 8 से 12 थी। राशन की दुकानों की जो हम बात करें उसको अब 1 बजे तक कर दिया गया है, यानी 1 घंटे टाइमिंग बढ़ाया गया है 2 दिन, और 1 दिन बढ़ा दिया गया है एक्स्ट्रा, जो राशन की दुकानों को लेकर फैसला है। दूसरी बात यह कि 1 जून को पर्टिकुलर कल का जो दिन होगा उस दिन स्टेशनरी और बुक शॉप भी खुलेंगी। यानी जो बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे उन्हें कॉपी किताब की दिक्कतें आ रही है, स्टेशनरी का जो सामान होता है वो खरीदना है, तो कल स्टेशनरी की शॉप भी खुलेंगी। तीसरी बात यह कि जो बाकी जरूरी सामान की दुकानें थी जिसका टाइमिंग 8 से 11 था, वो सिमिलर रहेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। यानी लोगों के लिए थोड़ी सी राहत यहां पर यह है कि राशन की दुकानें इस बार 1 दिन और खुलने वाली है, और जो 1 घंटे की टाइमिंग है
है वो और बढ़ाई गई है। लेकिन सरकार, जो बात हमने सुबह भी जिसका जिक्र कर रहे थे और अभी भी जिस बात का जिक्र आपने किया कि सरकार कहीं पर यह नहीं चाहती कि कोई लापरवाही आगे चल के भारी पड़े, इसलिए सरकार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। और सुबोध उनियाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आने वाले हफ्ते में कुछ डिस्ट्रिक्ट में केसेस में और कमी आई तो हो सकता है उन डिस्ट्रिक्ट वाइज छूट देनी फिर शुरू की जाए। अमित, दीपांकर, लोग भी ऐसा ही मानकर चल रहे थे या उनको उम्मीद थी कि अब इस एक हफ्ते के कोरोना कर्फ्यू में उनको कुछ राहत मिलेगी? क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? अमित, खास तौर पे जो सबसे बड़ी जो सवाल आए थे वो व्यापार मंडल की तरफ से आए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के व्यापार मंडल की तरफ से, स्टेट जो व्यापार मंडल की तरफ से आए थे। उनका ये कहना था कि दुकानें लगातार बंद हैं 21 दिनों से, कारोबार पे सीधा असर पड़ा है। लेकिन जब सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल से पूछा गया कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, तो उनका कहना था कि सरकार, गवर्नमेंट खुद नुकसान झेल रही है इस वक्त, चाहे वो एक्साइज की दुकानें बंद, शराब की दुकानें बंद है, एक्साइज में नुकसान हो रहा है, तमाम दूसरी जगहों पर दुकानों के बंद, जीएसटी का नुकसान हो रहा है। तो उनका कहना है कि इस समय लोगों की जान बचाने से ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि हम नुकसान झेल सकते हैं लेकिन लोगों की जान ना जाए, ये सरकार के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए व्यापारियों को जरूर यहां पर थोड़ा सा उनकी उम्मीदों को थोड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सरकार दुकानों को ज्यादा खोलने को तवज्जो देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। रविवार को कोरोना के 1226 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी कम हुआ है। बीते 24 घंटे में 32 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। वहीं इसी दौरान 1927 लोग ऐसे भी हैं जो ठीक होकर अपने घर गए हैं। देहरादून में 241 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 159, नैनीताल में 59 और पौड़ी में 100 नए केस सामने आए हैं। और बुलेटिन में बात करते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत की। सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत आज टिहरी के दौरे पर हैं और दौरे के दौरान सीएम जिला अस्पताल बौराड़ी का निरीक्षण भी करने वाले हैं। इसके बाद सीएम टीएचडीसी कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी उनको करना है। सीएम देवप्रयाग कोविड सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो जमीन पर इस वक्त क्या हकीकत है, कोविड मैनेजमेंट को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, उसको जानने, समझने और परखने के लिए सीएम खुद ही जमीन पर उतरकर अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, अस्पतालों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, तीमारदारों और मरीजों से बातचीत कर रहे हैं। कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सीएम पीपीई किट पहनकर अस्पताल के भीतर गए। उन्होंने मरीजों से पूछा कि आपको बेहतर इलाज मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। 10 बड़ी बातें क्या हैं आज के दौरे को लेकर, वो भी हम आपको बताते हैं। जिला अस्पताल बौराड़ी का निरीक्षण करेंगे सीएम। इसके अलावा टीएचडीसी कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण का उनका कार्यक्रम निर्धारित है। विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करना है सीएम को आज। देवप्रयाग कोविड सेंटर का वो लोकार्पण करेंगे वर्चुअल तरीके से। इसके अलावा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे जिसमें चर्चा होगी कोविड मैनेजमेंट को लेकर उठाए गए कदमों पर। जिला अध्यक्ष के घर शोक संवेदना के लिए भी जाएंगे सीएम। दल्ला चौड़ में जिला अध्यक्ष के घर भी जाएंगे सीएम। ये उनका आज का कार्यक्रम है। हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी, क्या अपडेट है सीएम के दौरे के बारे में? अमित, सीएम तीरथ सिंह रावत जिला अस्पताल बौराड़ी पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण करा, वार्ड में जाकर मरीजों से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली और जौलीगढ़ अस्पताल प्रबंधन जो है पीपी मोड पे इस जिला अस्पताल को चला रहा है उससे इसकी प्रगति रिपोर्ट ली और खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो जिला अस्पताल है लगातार इसकी शिकायतें। ठीक है, शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होती है तो सरकार चारधाम यात्रा खोलने पर विचार कर सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि चारधाम से जुड़े व्यवसायियों और पंडा पुरोहितों के हितों को लेकर सरकार विचार कर रही है। अनलॉक की प्रक्रिया में पहले चरण में स्थानीय लोगों के लिए यात्रा खोलने पर विचार किया जा रहा है। टिहरी के थान गांव के ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की है, जिसे देखकर अब आसपास के गांव के लोग भी सेंटर बना रहे हैं। टिहरी के नरेंद्रनगर ब्लॉक के थान गांव के ग्रामीणों ने जब देखा कि कोरोना अब गांव में अपने पैर पसार रहा है और क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर में लोड ज्यादा है, तो ग्रामीणों ने गांव के ही एक स्कूल में 5-5 बेड का सेंटर बनाया।
जिसमें प्रवासियों को गांव लौटने पर क्वारंटीन किया जा रहा है। थान गांव से इसकी शुरुआत करने के बाद आसपास के ग्रामीण भी अब गांव में सेंटर बनाने में जुटे हैं। सुरक्षित रखने के लिए, कोरोना की महामारी को रोकने के लिए बाहर से प्रवासियों के आने के लिए एक क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की, ताकि लोग यहाँ पर अगर कोई भी पॉजिटिव आएगा तो वो यहाँ पर अपनी इस आइसोलेशन सेंटर में रख सकता है। ग्राम पंचायत को सुरक्षित रखने के लिए और जिस परिवार का कोई व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होता है तो उस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमने ग्राम पंचायत के जो हमारे चाहे प्राथमिक विद्यालय हों, पंचायती घर हों या अन्य जो सरकारी भवन हैं, उन भवनों को आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर के रूप में तैयार करने की एक मुहिम छेड़ी है। वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ता भी ब्लॉक स्तर पर सैनिटाइजेशन मशीन, सैनिटाइजर, मास्क बांट रहे हैं। एक सामाजिक संगठन ने इन्हें जरूरी दवाइयां और थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीणों द्वारा इन सेंटर्स में ड्यूटी भी लगाई जा रही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स से भी संपर्क किया जा रहा है। थान गांव से हम लोगों ने शुरुआत करी, थान ग्राम पंचायत से, और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की कि छोटी मोटी और जो बुनियादी संसाधन है वो यहाँ पर जुटाएं। जैसे यहाँ पर थर्मल स्कैनर रखा हुआ है, ऑक्सीमीटर हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। पिछले दिनों पहाड़ के गांव में कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ गए थे, लेकिन अब ग्रामीणों में भी इसको लेकर जागरूकता दिख रही है, जिससे कोरोना के कंट्रोल में बड़ी मदद मिलेगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। नैनीताल के ऐतिहासिक भवाली सैनिटोरियम अस्पताल के अस्तित्व पर पिछले कई दशकों से संकट था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम अस्पताल में जल्द ही कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। हाईकोर्ट ने 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने का आदेश दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले अस्पताल को कोविड सेंटर के तौर पर तैयार करने में तेजी आई है। भवाली सैनिटोरियम साल 1912 में तैयार किया गया था, जो अभी तक बदहाल था, लेकिन अब हाईकोर्ट के अस्पताल के बाद इस अस्पताल के दिन बहरने की उम्मीद है। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को एक स्पष्ट आदेश दिया था। यदि सरकार के द्वारा उन आदेशों का पालन तब कर लिया होता तो आज माननीय उच्च न्यायालय को कोविड सेंटर के लिए पुनः यह आदेश नहीं देना पड़ता। स्थापना के बाद साल दर साल अस्पताल की हालत बिगड़ती रही तो तिवारी सरकार में 5 करोड़ की मशीनें खरीदी गईं। साल 2011 में इस अस्पताल को आयुष अस्पताल बनाने की योजना बनी, लेकिन वो भी कभी धरातल पर नहीं उतर सकी। बाद में हाईकोर्ट ने जुलाई 2018 में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का आदेश दिया, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका। अब कोविड सेंटर के तौर पर अस्पताल पर विधायक कहते हैं कि भविष्य की योजना बड़े अस्पताल की है, लेकिन भविष्य में हमारी कोशिश है कि भवाली सैनिटोरियम को भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम विकसित करने के लिए प्रयास करें, जिससे निश्चित तौर पर हमारे समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को और कहीं ना कहीं बीडी पांडे पे भी जो अत्यधिक भार है, उससे हम निश्चित तौर पर आगे अगर इस दिशा में हम प्रयास करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारा बोझ कम होगा। ऐसे में अगर ये 100 बेडेड हॉस्पिटल शुरू होता है और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज स्टार्ट की जाती हैं तो कुमाऊँ के एक बहुत बड़े हिस्से को, जिसमें रानीखेत, द्वारा, टलमोड़ा और जो आसपास का सारा इलाका है, उसके लोगों को बहुत फायदा होगा। जब सरकारें कुछ नहीं कर सकी तो हाईकोर्ट को हंटर चलाना पड़ा। अब 100 साल से ज्यादा पुराने अस्पताल की दशा सुधरती है तो फायदा पहाड़ को ही मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना काल में गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। हरिद्वार के चीला में जीएमवीएन ने टूरिस्ट के लिए जंगल थीम पर शानदार होटल बनाया है और साथ ही अपनी वेबसाइट को भी सुधार रहा है। कोरोना से भले ही टूरिज्म इंडस्ट्री चौपट हुई हो, लेकिन गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपनी खोई साख पर काम करना शुरू कर दिया है। निगम की वेबसाइट सुधारने से लेकर अपने होटल के अंदर सुविधा पर जीएमवीएन ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए चीला के इस होटल की तस्वीरों को जरा देखिए। यहाँ इस पुरानी बिल्डिंग को होटल में तब्दील कर दिया गया, जिसमें बच्चों की सुख सुविधाओं से लेकर जंगली जानवरों की खूबसूरत पेंटिंग्स तक लगाई गई हैं। वहीं धनौल्टी में भी एम्बेसडर कार थीम का रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। साथ ही होम स्टे की फैसिलिटी पर भी काम चल रहा है।
चीला के में एक हम रेस्टोरेंट नया ओपन करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वो प्रिपेयर्ड या मतलब जो रेनोवेशन के बाद में उसकी कंडीशन है कि जैसे ही कोविड के रेस्ट्रिक्शंस हटते हैं तो हम इनॉग्रेशन के लेवल पे आ सकेंगे उसमें। और राजा जी रॉयल्स नाम से है और जंगल की थीम को मैच करते हुए ही हम लोगों ने उसे कोशिश ये की है कि उसी किस्म के रेस्टोरेंट को हम वहाँ पे वो करें। और सिमिलरली धनौल्टी में भी हमारा जो व्हीकल वाला रेस्टोरेंट है उसका टेंडर फ्लोट हो गया और उस पर काम चल रहा है। मगर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसे काफी नहीं मानते। उन्हें लगता है कि ग्राउंड लेवल पर अभी और काम जरूरी है। हमारे पास जितने भी इंटीरियर एरिया है जो अनटच है, जिनमें पर्यटन अभी भी नहीं जा पा रहा, कई सारी ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट नहीं जा पा रहा पर बहुत सुंदर जगह है, या कोई ऐसे स्पोर्ट्स एडवेंचर के जिनको अभी पर्यटनों को नहीं है, जिनकी जानकारियाँ नहीं है, उस पर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। बस लोगों की पहुंच तक ये सही समय पर पहुंचे, ये जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। और एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है। दिल्ली में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में अपडेट आया है। हत्यारोपी पहलवान सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार पहुंची है दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। हरिद्वार में बड़े संत के ठिकानों से सुराग जुटाए जा रहे हैं। सागर की हत्या के बाद फरार होकर हरिद्वार में छुपा था सुशील कुमार। स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त जो हरिद्वार से बड़ी खबर आई है, दिल्ली में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में बड़ा अपडेट। हत्यारोपी पहलवान सुशील कुमार को लेकर हरिद्वार पहुंची है इस वक्त दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। हरिद्वार में बड़े संत के ठिकानों से सुराग जुटाए जा रहे हैं। हमारे सहयोगी पुलकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से। पुलकित, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर धनखड़ पहलवान की मौत का ये मामला है। हाई प्रोफाइल काफी मामला है, जिसके आरोप में ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद उनको पुलिस रिमांड में लिया गया है। आज सुबह ये जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो हरिद्वार के लिए निकली है और यहाँ पर कुछ ठिकानों पर, कुछ बड़े संतों के ठिकानों पर यहाँ पर जो है एक तरह से छापेमारी की जा रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को जांच करनी है और कुछ सुराग उसमें जुटाने हैं। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची भी है। स्थानीय पुलिस को बिल्कुल भी इसकी जानकारी नहीं है और पूरी तरह से हर कोई इसमें बात करने से इसके बारे में बच रहा है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की जो टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो अपना काम यहाँ पर कर रही है। क्योंकि जब ये मामला हुआ था, जब ये सागर धनखड़ की जब हत्या हुई थी, तो उसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि जो सुशील कुमार है, जो फिलहाल इस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है, सुशील कुमार सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे थे। उनकी फोन की जो लास्ट लोकेशन थी वो भी हरिद्वार में पाई गई थी। तो उन्हीं सब तथ्यों को जुटाने के लिए, साक्ष्यों को जुटाने के लिए पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची हुई और अपना काम कर रही है। और काफी बड़ा ये मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, तो इसलिए कोई भी इसमें कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पुलकित और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नैनीताल झील में पानी का संकट दूर करने के लिए नई कार्य योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत बलिया नाले और सिपाही धारे से 8 MLD पानी रोजाना नैनीताल झील में लिफ्ट किया जाएगा। इस प्लान से नैनीताल में पानी की आपूर्ति को पूरा करने के साथ ही बलिया नाले में पानी से भू कटाव को भी रोका जा सकेगा। इसके लिए डीएम ने IIT रुड़की, सिंचाई विभाग, जायका, NH और नगर पालिका समेत जल संस्थान की संयुक्त कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी जल्द ही एक्शन प्लान तैयार करेगी, जिसमें उनका जो ऑब्जर्वेशन आया कि यहाँ सिपाही धारा से लेकर के GIC स्कूल तक लगभग 200 मीटर एरियल ग्राउंड पे नीचे वाटर शीट बॉडी है जो 4 to 5 मीटर के आसपास में है, जिससे पानी विभिन्न स्थानों से निकल रहा है। सिपाही धारा में से टैप करके हम यूज भी कर रहे हैं, जल संस्थान द्वारा उससे सप्लाई भी लिया जा रहा है। पिछले 77 दिनों से आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश देकर सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग कर रहे 24,000 उपनल कर्मियों को साफ संदेश दे दिया है कि वो दबाव में नहीं आने वाली है। लेकिन कोरोना काल में सरकार की सख्ती को विपक्ष हवा दे रहा है। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। समान कार्य के बदले समान वेतन देने की मांग को लेकर बीते दिनों करीब 2 महीने तक 24,000 उपनल कर्मी हड़ताल पर रहे। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार का आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त तो करवा दिया, लेकिन उपनल कर्मियों का कहना है कि उसके बाद से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। वहीं हिमाचल की तर्ज पर ग्रेड पे देने की मांग को लेकर 2.5 महीने से 1,500 मनरेगा कर्मी भी स्ट्राइक पर हैं। शासन ने हड़ताली मनरेगा कर्मियों की तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्ति के आदेश दे दिए हैं और इसी बहाने
उपनल कर्मियों को भी साफ संदेश दे दिया है कि सरकार दबाव में नहीं आने वाली है। जैसे कि हमें पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार आश्वासन दिया है कि आप लोगों का ग्रेड वेतन लगाया जा रहा है और हम उसी आश्वासन पर यहाँ पर टिके हैं। जब तक हमारा ग्रेड वेतन नहीं लगेगा हम वापस जाने वाले नहीं हैं। चाहे जो मजबूरी हो। उपनल और मनरेगा कर्मियों की इस आंदोलन को अब कांग्रेस मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोविड काल में सेवा समाप्ति की कार्रवाई करना सरकार की संवेदनहीनता को दिखाता है। कृत सरकार कर रही है, ये कृत जो है सरकार की संवेदनहीनता का परिचायक है। उपनल के कर्मचारियों के साथ क्या व्यवहार सरकार ने किया, क्या ये सही समय था? हालांकि सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि मामला चाहे उपनल का हो या मनरेगा कर्मियों का, सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि जो आदेश हुए हैं वो निरस्त भी किए जा सकते हैं। नहीं, आदेश जारी होता है तो आदेश वापस भी होता है। हम उसके संपर्क में हैं, हमारे मंत्री सुबोध उनियाल जी लगातार उनसे बात कर रहे हैं और निश्चित ही मुझे पूरा भरोसा है कि इसका कोई न कोई समाधान निकल जाएगा। एक तो कोरोना काल और ऊपर से चुनावी साल। सूत्रों की माने तो ऐसे समय में हड़ताली कर्मियों पर सख्ती को लेकर खुद सरकार में बैठे कई लोग सहमत नहीं हैं। सेवा समाप्ति के आदेश के बावजूद मनरेगा कर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं, तो उपनल कर्मी भी वायदा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार आगे क्या कदम उठाती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।